और ये पहली बार है कि किसी सरकार के द्वारा रुपए के सिंबल के साथ इस तरीके से छेड़छाड़ की गई है। और बीजेपी ने अब डीएमके को इसके लिए आड़े हाथों लेना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी दरअसल डीएमके पर यह आरोप लगा रही है कि डीएमके तमिल का भी अपमान कर रहे हैं और साथ ही साथ रुपए के चिन्ह का भी, जो कि भारतीय तिरंगे से प्रेरित है। भाषा से शुरू हुई जंग तमिलनाडु में रुपए के सिंबल को बदलने तक पहुंच गई है और डीएमके के इस कदम पर बीजेपी ने हमलों की बौछार कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर इसे एकता को कमजोर करने वाला कदम बताया। वित्त मंत्री ने लिखा कि अगर डीएमके को रुपए से समस्या है तो उसने 2010 में इसका विरोध क्यों नहीं किया, जब इसे अपनाया गया था। उस समय डीएमके भी यूपीए सरकार का हिस्सा थी। इसका डिजाइन डीएमके के ही पूर्व विधायक के बेटे ने तैयार किया था। डीएमके न केवल राष्ट्रीय प्रतीक को खारिज कर रही है, बल्कि तमिल युवा के रचनात्मक योगदान का अपमान कर रही है। ये भारतीय एकता को कमजोर करता है और क्षेत्रीय गौरव के बहाने अलगाववाद को बढ़ावा देता है। तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अन्नामलाई ने एमके स्टालिन पर निशाना साधा और इस कदम को राष्ट्रीय प्रतीक की अवहेलना बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, डीएमके ने राष्ट्रीय प्रतीक की अवहेलना की है। डीएमके सरकार ने 2025-26 बजट में रुपए के सिंबल को बदल दिया, जो एक तमिल द्वारा डिजाइन किया गया था। इस डिजाइन को पूरे भारत ने अपनाया। रुपए के प्रतीक को डिजाइन करने वाले उदय कुमार डीएमके के पूर्व विधायक के बेटे हैं। आप कितने मूर्ख हो सकते हैं? एमके स्टालिन, के अन्नामलाई तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी एमके स्टालिन की इस कार्रवाई पर सोशल मीडिया के जरिए पलटवार किया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन तमिलनाडु बजट 2025-26 दस्तावेज से चिन्ह हटाकर तमिलों का अपमान कर रहे हैं। ये कितना हास्यास्पद है। भाषा की लड़ाई ने जो नया रूप लिया, उसमें कितने और लोग शामिल होंगे कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि विपक्ष विरोध के नाम पर मनमानी करने का मौका छोड़ने वाला नहीं। विपक्ष पूरी कोशिश करेगा कि अब वो देश में चिन्ह बदलने के नाम पर विरोध की लड़ाई को नया मोड़ देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर दिल्ली से, जहां आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ शराब घोटाले में गिरे, मनी लॉन्ड्रिंग में गिरे, तो अब दूसरी तरफ मुश्किलें और बढ़ गई हैं, जहां 1300 करोड़ रुपए के क्लासरूम घोटाले में दोनों गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और अब राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है कि एफआईआर दर्ज कर ली जाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब आम आदमी पार्टी को एक और तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर एक बार फिर गिरफ्तारी की तलवार लटकती दिख रही है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सरकार के स्कूलों की कक्षाओं के निर्माण में 1300 करोड़ रुपए के कथित घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब किसी भी पल सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इस क्लासरूम घोटाले का खुलासा किया था। 17 फरवरी 2020 की सीवीसी ने रिपोर्ट में घोटाला उजागर किया और बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा दिल्ली सरकार के स्कूलों में 2400 से ज्यादा कक्षाओं के निर्माण में घोर अनियमितता बरती गई। सतर्कता निदेशालय ने इसकी जांच की सिफारिश की थी और इसे लेकर मुख्य सचिव को एक रिपोर्ट सौंपी थी। अब राष्ट्रपति की हरी झंडी मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिसोदिया और जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच की अनुमति दे दी है और ये मंजूरी दिल्ली के उपराज्यपाल सचिवालय को भेज दी गई है। केजरीवाल सरकार ने सिसोदिया को शिक्षा मॉडल का चेहरा बनाकर पेश किया था। सत्येंद्र जैन की गिनती भी केजरीवाल के सबसे करीबी लोगों में होती थी, तभी उनको स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि जब इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तब दोनों को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था और अब एक बार फिर क्लासरूम घोटाले में दोनों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और वहीं महाराष्ट्र के बीड में पुलिस का एक फैसला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है और अब इसको अमल में लाना भी शुरू कर दिया गया है। आखिरकार ये फैसला क्या है और इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है, ये जानने के लिए हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। महाराष्ट्र के बीड में अब पुलिस कर्मियों को उनकी जाति या धर्म से नहीं बल्कि उनके नाम से पहचाना जाएगा। बीड पुलिस ने इस अनोखी पहल की शुरुआत की है, जिसके बाद अब पुलिस कर्मियों की ड्रेस पर लगी नेम प्लेट से सरनेम को हटाया जा रहा है। बीड जिले में इसकी शुरुआत हो गई है। कई थानों में नई नेम प्लेट भी बांटी जा रही है, जिस पर सिर्फ पुलिसकर्मी का नाम और पद लिखा है। पुलिस कर्मियों के नेम प्लेट से सरनेम हटाने के फैसले के पीछे का मकसद पुलिस कर्मियों की पहचान जाति से ना हो, उन्हें सिर्फ पुलिस के तौर पर देखा जाए और उनको उनके नाम से पहचाना जाए। बीड जिले के एसपी नवनीत कावत ने बताया कि अब जिले के सभी पुलिस कर्मियों और पुलिस अधिकारियों की वर्दी पर लगी नेम प्लेट पर सिर्फ उनका नाम होगा और सरनेम को हटा दिया गया है। की आमचे पोलीस कॉन्स्टेबल आमचे ऑफिसर्सच्या आडनाव बघून त्याचं सरनेम बघून जनता ओपिनियन फॉर्म करते की हे माणूस अमुक अमुक कास्ट आहे, तो आमच्या ऐकणार की नाही ऐकणार, तो बायस्ड आहे। त्यासाठी आम्ही हे सुरुवात केलेली आहे। महाराष्ट्र के बीड में इन दिनों जातिवाद की राजनीति हावी है। मराठा और ओबीसी के बीच संघर्ष अपने चरम पर है, लेकिन इन सब के बीच पुलिस की ओर से यह अनोखा कदम उठाया गया है, जिसके जरिए जाति आधारित भेदभाव को खत्म करके समाज में भाईचारे और एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उत्तर प्रदेश का संभल इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरी तरफ संभल का नाम बदलने की मांग भी की जा रही है। सनातन सेवा संघ की तरफ से संभल का नाम बदलने की मांग सबसे पहले की गई थी और अब उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के द्वारा इसका समर्थन भी कर दिया गया है कि संभल का नाम बदल दिया जाए। सनातनी आस्था का केंद्र बना संभल एक बार फिर चर्चा में आ गया है। लगातार संभल का नाम बदलने की उठती मांग के बीच अब यूपी के शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने भी संभल का नाम बदलने की वकालत कर सियासी माहौल को गरमा दिया है। ये पौराणिक नगरी है और वेदों में तो ये कहा है कि कलिक भगवान यहीं पर अवतार लेंगे। इस आधार पर यदि इसका नाम बदला जाएगा संभल का तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी कथन है उसका समर्थन करता हूँ। संभल का नाम बदलने के पीछे गुलाब देवी ने तर्क दिया कि वेदों में संभल के पौराणिक नामों का जिक्र है। यही 68 तीर्थ और 19 कूप है जो बताती हैं कि संभल हिंदू आस्था का प्रतीक था। श्री अयोध्या एक धाम है, श्री वृंदावन एक धाम है, उसी प्रकार से संभल भी एक धाम रहा है। इसमें 68 तीर्थ हैं और 19 कूप हैं जो बराबर इनकी खोज जारी है और काफी मात्रा में ये चीजें सामने आई हैं। गौरतलब है कि जब से संभल में सनातनी आस्था के सबूत मिलने लगे हैं, तब से देश भर के लोगों के लिए ये सनातन का केंद्र बन गया है। पहले कई नेताओं और संगठन की तरफ से संभल का नाम बदलने की मांग उठ चुकी है। ऐसे में अब इस कड़ी में प्रदेश की शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी का भी नाम जुड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कहते हैं कि जो बोया है वही तो काटोगे और ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है पाकिस्तान पर, जिसे अब ये आए दिन एहसास होने लगा है कि आतंक की जो फसल उसने पैदा करना शुरू की थी, अब उसी के घर में किस तरीके से वो खरपतवार बन गई है और उसी के घर में किस तरीके से आतंकी हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए मुसीबतें कभी एक एक कर नहीं आती। जब आती हैं तो पाकिस्तान उनसे पूरी तरह घिरा होता है और फिलहाल पाकिस्तान का समय वैसा ही चल रहा है। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैकिंग का सदमा अभी शहबाज शरीफ के सिर से उतरा भी नहीं था कि दो और इलाकों में पाकिस्तानी सेना फिर पिट गई। वजीरिस्तान इलाके में पाकिस्तानी सेना के शिविर पर आत्मघाती हमला हुआ।
आत्मघाती हमला करने वाला तहरीके तालिबान का आतंकी बताया जा रहा है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि सैन्य शिविर का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया है और दर्जनों सैनिक और सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। इस दौरान दोनों ओर से जमकर गोलीबारी हुई। मुसीबत की दूसरी खबर खैबर पख्तूनख्वा इलाके से आई, जहां फ्रंटियर कॉप्स कैंप के पास एक आत्मघाती हमले की कोशिश हुई। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने इसे हालांकि नाकाम कर दिया। आतंकवाद का साथ देकर दूसरे इलाकों में अशांति फैलाने वाले पाकिस्तान को अब उसी का पाला हुआ